गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज एयरफोर्स सेट 7 को एक्सप्लेन करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि अगर यह एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले पैसेज है और हम पैसेज को एक्सप्लेन करते हैं। Culture is the cultivation of a plant or garden. Culture means संस्कृति, आप भली भांति जानते हैं। संस्कृति कल्टीवेशन है प्लांट का और गार्डन का, मीन्स एक पौधे का या एक बगीचे का कल्टीवेशन है, यानी किसी पौधे को लगाना या बगीचे को लगाना ही कल्चर है। नॉट द इरेडिकेशन ऑफ इट्स रूट्स, इसके मूलों को उखाड़ फेंकना, इसके मूलों का उन्मूलन करना, इसको जड़ से उखाड़ फेंकना कल्चर नहीं है। अब यहाँ शब्द आप देख रहे हैं इरेडिकेशन। इरेडिकेशन मीन्स होता है उन्मूलन। इरेडिकेट शब्द का यह नाउन है। तो इरेडिकेशन शब्द का सिनोनिम एबोलिशमेंट होगा। उन्मूलन एक्सटर्मिनेशन होता है। रूट आउट वर्ब का काम करता है। इसके लिए हम ऑब्लिटेरेशन का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऑब्लिटेरेट शब्द से बना है। ऐसे ही रूट आउट मीन्स भी होता है उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना। अगर इन सब का हम वर्ब बनाएं तो इरेडिकेट शब्द जो है, इरेडिकेशन शब्द इरेडिकेट से बना है। एबोलिश उसका सिनोनिम हो जाएगा, एक्सटर्मिनेट उसका सिनोनिम हो जाएगा, ऑब्लिटेरेट उसका सिनोनिम हो जाएगा, और वर्ब के रूप में लेंगे तो रूट आउट भी उसका सिनोनिम हो जाएगा और अपरूट भी उसका सिनोनिम हो जाएगा। जब हम अबोलिश या इरेडिकेट का सिनोनिम लिखेंगे तो सब में वर्ब हो जाएगा, यही अंतर होता है। तो हमने देखा कि कल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ ए प्लांट और गार्डन। किसी पौधे या बगीचे को लगाना संस्कृति है, न कि उसे जड़ से उखाड़ देना। इट इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूट्स। कल्टीवेशन का मतलब क्या है, क्या कल्टीवेट करना है? तो कल्टीवेशन का मतलब होता है कि इट इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूट्स एंड सीड्स। कल्टीवेशन मतलब उसके रूट्स को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूट्स, उसके जड़ों को समझना, यानी उसका मूल जो है उसको समझना, एंड उसके सीड्स को समझना। सीड्स मीन्स बीज। देयर पेशेंट केयर, कैसे धैर्य के साथ हम उस पौधे का या उस बगीचे का ध्यान रखेंगे। पेशेंट शब्द जो है यह दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम करता है। अगर हम पेशेंट को नाउन माने तो इसका अर्थ हो जाता है रोगी, और जब यह एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका अर्थ होता है धैर्यवान। रोगी नाउन हो गया और धैर्यवान एडजेक्टिव हो गया। इसी पेशेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है पेशेंस। तो दे आर पेशेंट केयर एंड इंस्ट्रक्टेड नॉरिशमेंट। इंस्ट्रक्ट मीन्स होता है शिक्षा देना, दिशा निर्देश देना, और नॉरिशमेंट शब्द जो है वह नॉरिश से बना हुआ है। नॉरिशमेंट मीन्स होता है पोषण। नॉरिशमेंट शब्द का अर्थ होता है पोषण। इसका सिनोनिम होता है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस और न्यूट्रिशन। कल्चर इज नॉट नॉलेज। अब कल्चर संस्कृति के बारे में कहा जा रहा है कि कल्चर इज नॉट नॉलेज। संस्कृति ज्ञान नहीं है, इट इज नॉट नॉलेज नॉर इज इट आर्ट। अब यहाँ हम इन्वर्सन का प्रयोग देख रहे हैं। इन्वर्सन मीन्स
सब्जेक्ट के पहले वर्ब का प्रयोग, यानी यहाँ ईट के पहले इज का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को हम ग्रामर में इन्वर्सन कहते हैं। तो कल्चर नॉलेज नहीं है और न ही यह कला है। स्टील लेस इज इट्स acquaintance with लिटरेचर एंड आर्ट। अभी भी स्टील, अभी भी यह साहित्य और कला के साथ बहुत कम परिचित है, यानी इसकी फैमिलियरिटी, एक्वेंटेंस का सिनोनिम होता है फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी मीन्स परिचय, यानी इसका संबंध, संस्कृति का संबंध साहित्य और कला से अभी भी लेस है, बहुत कम है। बाई कल्चर आई मीन फर्स्ट। कल्चर शब्द से, संस्कृति से मेरा मतलब है फर्स्ट कि व्हाट द एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स मीन, यानी मेरा वही मतलब है जो मानववेत्ताओं का, मानव शास्त्रियों का मतलब है। यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने जो मतलब कल्चर का निकाला है वही मतलब मेरा भी है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स यानी वन हु स्टडीज ह्यूमन रेसेस, इट्स डेवलपमेंट। तो कल्चर क्या है? अब देखिए यहाँ कल्चर को डिफाइन किया जा रहा है। व्हाट इज कल्चर? तो हम मान लेंगे कि कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर पीपल लिविंग टुगेदर इन वन प्लेस। किसी एक जगह में एक साथ रहने वाले खास लोगों के जीने के तरीके को कल्चर कहते हैं। कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर पीपल लिविंग टुगेदर इन वन प्लेस। दैट कल्चर इज मेड विजिबल। यह कल्चर दृष्टिगोचर होता है। विजिबल मीन्स होता है दृष्टिगोचर। अब दृष्टिगोचर किसे कहते हैं? तो जो कॉन्स्पिक्यूअस हो। दृष्टिगोचर मीन्स कॉन्स्पिक्यूअस। अब कॉन्स्पिक्यूअस को हम इविडेंट भी कह सकते हैं, इसे हम अपैरेंट भी कह सकते हैं। कॉन्स्पिक्यूअस दृष्टिगोचर, जो आंखों के सामने हो, इसे हम अपैरेंट भी कहेंगे, विजिबल भी कहेंगे। तो दैट कल्चर इज मेड विजिबल इन देयर आर्ट्स, इन देयर सोशल सिस्टम, इन देयर हैबिट्स एंड कस्टम्स। वह संस्कृति यानी जहाँ वे लोग रह रहे होते हैं, उनकी जो अपनी संस्कृति है वो दृष्टिगोचर होती है। किस रूप में? तो उनकी कलाओं के रूप में, उनके सामाजिक ताना बाना के रूप में, उनकी आदतों और रीति रिवाजों के रूप में, इन देयर रिलीजन, उनके धर्म के रूप में। इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ कस्टम्स, यानी कल्चर के बारे में यहाँ दूसरा चीज यह बताया जा रहा है कि कल्चर इज एन एग्रीगेट ऑफ कस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस, मैनर्स, स्टैंडर्ड्स, टेस्ट्स, मोरल्स एंड बिलीव्स। यह कल्चर का दूसरा डेफिनेशन हो गया। अगर हम इसे नंबरिंग करके बताएं तो यह डेफिनेशन नंबर 1 होगा और यह जो है डेफिनेशन नंबर 2 होगा कल्चर का, कि कल्चर इज एन एग्रीगेट ऑफ कस्टम्स। एग्रीगेट मतलब होता है जोड़ना और एग्रीगेट मीन्स होता है योग। किसी चीज का टोटल उसका एग्रीगेट होता है। तो एग्रीगेट मीन्स होता है योग, यानी प्रथाओं, रिवाजों, इंस्टीट्यूशंस, संस्थानों, मैनर्स, तौर तरीके, स्टैंडर्ड्स, मानदंडों, टेस्ट्स, यहाँ टेस्ट का अर्थ परीक्षाएं नहीं होगा, रुचियां, मोरल्स यानी चरित्र, और बिलीफ्स यानी मान्यताएं, इन सबको जब हम टोटल करते हैं तो इक्वल टू में हमें कल्चर मिलता है। नेक्स्ट, नाउ दीज आर ट्रांसमिटेड रादर बाय द फैमिली देन बाय द स्कूल। अब अगर कल्चर के हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं, कल्चर के हम संप्रेषण की बात करते हैं, ट्रांसमिट मीन्स होता है संप्रेषित होना। तो कल्चर जो है वो ट्रांसमिट होता है यानी फॉरवर्ड होता है। ट्रांसमिट होना यानी संप्रेषित होना, फॉरवर्ड होना। अगर माता पिता से बच्चों को कुछ मिलता है या पूर्वजों से कुछ मिलता है
तो वो भी ट्रांसमिशन हुआ और उसके लिए वर्ब के रूप में हम हैंड डाउन का प्रयोग करेंगे। हम इसके लिए पास शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो नाउ दिस आर ट्रांसमिटेड रैदर बाय द फैमिली, यानी ये सभी चीजें कस्टम्स, हैबिट्स इत्यादि ट्रांसमिट होती हैं, संप्रेषित होती हैं रैदर बाय द फैमिली देन बाय द स्कूल, यानी स्कूल के बजाय फैमिली से अधिक ट्रांसमिशन होता है। यानी अगर हम अपने कल्चर को सीखते हैं तो स्कूल से थोड़ा कम और फैमिली से बहुत अधिक, यानी फैमिली ही हमें हमारे कल्चर को सिखाती है। हेंस इस तरह से व्हेन फैमिली लाइफ फेल्स टू प्ले इट्स पार्ट, और इस तरह से यानी फैमिली का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें। और जब फैमिली लाइफ इस भूमिका को निभाने में असफल हो जाती है, यानी परिवार अपने दायित्वों का निर्वहन अगर इस रूप में नहीं कर पाता है, किस रूप में, तो वो अपने कल्चर को फॉरवर्ड नहीं करता है, वो अपने कल्चर को हैंड डाउन नहीं करता है, वो अपने कल्चर को पास नहीं करता है, तो कॉमा यानी तो वी मस्ट एक्सपेक्ट, हमें अवश्य उम्मीद करनी चाहिए आवर कल्चर टू डिटेरियोरेट, यानी तब हमें यह उम्मीद कर लेनी चाहिए यदि हम अपने गुणों, अपने मूल्यों, अपने चरित्र, अपने जीने के तरीके को अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि अब हमारे मूल्यों का, हमारी संस्कृति का डिटेरियोरेशन होगा, यानी ह्रास होगा, क्षीणता इसमें आएगी। तो डिटेरियोरेट मतलब होता है क्षीण होना, डिटेरियोरेट मतलब क्षीण होना। इसका सिनोनिम होगा इम्पेयर, इसका सिनोनिम होगा इम्पेयर और डिसइंटेग्रेट, डिसइंटेग्रेट। अब कमजोर हो रहा है तो हम वीकेन का प्रयोग भी यहाँ कर सकते हैं। क्षीण होना माने कमजोर होना यानी वीकेन। तो यदि माता पिता अपने संस्कृति की जानकारी का ज्ञान अपने बच्चों को नहीं देते हैं तो हमें यह उम्मीद कर लेनी चाहिए, एक्सपेक्ट कर लेनी चाहिए कि अब उनमें ह्रास आएगा। हालांकि अगर लेखक यहाँ एक्सपेक्ट शब्द का प्रयोग न करते तो और बढ़िया होता। ये मैंने नहीं लिखा है, यह मैंने लिया है पेपर से। तो एक्सपेक्ट शब्द यहाँ सुटेबल नहीं है क्योंकि एक्सपेक्ट इज ऑलवेज यूज्ड इन गुड सेंस, और यहाँ जो सेंस है वो डिफर कर रहा है, सेंस यहाँ बदल रहा है। तो एक्सपेक्ट के प्रयोग से यहाँ हमें बचना चाहिए था। इट इज ए डेल्यूजन, यह एक छलावा है, यह एक भ्रम है। डेल्यूजन मीन्स भ्रम, डेल्यूजन मीन्स छलावा। अब डेल्यूजन का अगर हम सिनोनिम आपको बताएं तो डेल्यूजन के लिए लिखेंगे हम हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन। यह एक छलावा है, यह एक भ्रम है कि मैंने यह सोचना, इट इज ए डेल्यूजन टू थिंक दैट द मेलेडीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड कैन बी पुट राइट बाय अ सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी यह सोचना कि आज जो व्याधियां हैं, आज जो रोग हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, उन्हें ठीक किया जा सकता है। पुट राइट फ्रेजल वर्ब है, ठीक करना, बाय सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी स्कूलों और कॉलेजेस के द्वारा इस व्याधि को, इस रोग को ठीक किया जा सकता है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। डिजीजेज, मेलेडीज का सिनोनिम होगा डिजीजेज, व्याधियां या रोग। यानी यह बताया जा रहा है इस पैसेज के माध्यम से कि अगर हम सोचते हैं कि ये जो बीमारी, ये जो व्याधि, ये जो रोग उत्पन्न हुआ है, इसे स्कूल कॉलेज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी स्कूल कॉलेज इत्यादि के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, तो यह सिर्फ एक भ्रम है, यह सिर्फ एक छलावा है। ऑन द कंट्रारी, इसके ठीक विपरीत, ऑन द कंट्रारी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसका अर्थ होता है इसके ठीक विपरीत। यूनिवर्सल एजुकेशन बाय लोअरिंग स्टैंडर्ड्स। अब यूनिवर्सल एजुकेशन कर क्या रहा है देखिए, तो यह हमारे मानदंडों को लोअर कर रहा है, यानी उसके स्तर को गिरा रहा है, चरित्र में गिरावट कर रहा है, हमारी रुचियों में निकृष्टता आ रही है, और टू ए कॉमन डेनोमिनेटर, यानी जो हमारा लेवल है उससे यह नीचे, डेनोमिनेटर आप समझते हैं हर को कहा जाता है,
यानी स्तर में जो नीचे हो उसे डेनोमिनेटर कहते हैं। तो यूनिवर्सल एजुकेशन हमारे मोरल्स को, हमारे स्टैंडर्ड्स को, हमारे टेस्ट्स को नीचे स्तर पर ले जाने का काम कर रहा है। एंड बाय शार्पनिंग द विट्स रैदर देन डिसिप्लिनिंग कैरेक्टर, यानी मॉडर्न एजुकेशन कैरेक्टर को डिसिप्लिन नहीं कर रहा है, कैरेक्टर को, चरित्र को अनुशासित करने का काम नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारी बुद्धि को बढ़ाने का काम कर रहा है। वीट मीन्स होता है बुद्धि, वीट मीन्स होगा विजडम, और शार्पेन मीन्स होता है एक्सेंचुएट, तीव्र बनाना। शार्पेन मीन्स एक्सेंचुएट, यानी यह बात जो कही जा रही है, यह यूनिवर्सल एजुकेशन के बारे में कही जा रही है कि यह हमारे स्टैंडर्ड्स को लोअर कर रहा है, मोरल्स को लोअर कर रहा है, टेस्ट्स को लोअर कर रहा है और नीचे लेवल की ओर ले जा रहा है। बाय शार्पनिंग द विट्स, बुद्धि तो हमारी बढ़ रही है इसके द्वारा, लेकिन हमारा चरित्र जो है वो अनुशासित नहीं हो रहा है। टेंस टू, किसके लिए टेंस लगा? इस टेंस का तो सब्जेक्ट होना चाहिए, तो इसका सब्जेक्ट यही है, यूनिवर्सल एजुकेशन। यूनिवर्सल एजुकेशन टेंस टू ब्रेक डाउन एग्जिस्टिंग चेक्स। अभी जो वर्तमान में, एग्जिस्टिंग मतलब होता है तत्कालिक या वर्तमान का, वर्तमान में जो चेक लगे हुए हैं, जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, एंड बैलेंसेज, जो संतुलन बने हुए हैं, उनको खंडित करने का काम कर रहा है, उनको तोड़ने का काम कर रहा है यह यूनिवर्सल एजुकेशन। ब्रेक डाउन, अब ब्रेक डाउन मतलब तोड़ देना, खंडित कर देना यहाँ मीनिंग, लेकिन ब्रेक डाउन का दूसरा अर्थ होता है एकाएक स्वास्थ्य बिगड़ जाना। मंच इत्यादि पर भाषण देते हुए जब लोग कोलैप्स कर जाते हैं तो वहाँ भी ब्रेक डाउन का प्रयोग होता है। कोई बुरी खबर सुनकर एकाएक बेसंभाल हो जाना, यानी रोने चिल्लाने लगना, वो भी ब्रेक डाउन है। वाहन इत्यादि का खराब हो जाना भी ब्रेक डाउन है। और यहाँ जो ब्रेक डाउन आ रहा है वो वर्तमान के प्रतिबंधों, रुकावटों को खंडित करने के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। एजुकेशन शुड बी अ ड्राइंग फोर्थ ऑफ पोटेंशियल वैल्यूज। एजुकेशन क्या होना चाहिए? लेखक की राय है यहाँ कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए, तो इट शुड बी ड्राइंग फोर्थ। अब ड्रॉ फोर्थ मतलब होता है आगे बढ़ाना, यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि ये हमारे पोटेंशियल वैल्यूज को आगे बढ़ाए। ड्रॉ फोर्थ, ड्रॉ फोर्थ मतलब होता है टू पुट फॉरवर्ड, टू पुट फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ाना। शिक्षा का मतलब है लेखक के अनुसार कि यह हमारे पोटेंशियल वैल्यूज को, यह हमारे जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को आगे बढ़ाए। इट शुड नॉट बी द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेफगार्ड्स। हमारे जो सुरक्षा कवच हैं उनको बर्बाद करने वाली हमारी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। दैट ट्रेडिशन प्लेसेज अराउंड यंग ईगोज। अब यंग ईगोज के इर्द गिर्द, अराउंड मीन्स इर्द गिर्द, चारों तरफ, यंग ईगोज। अब आप जानते हैं ईगो को लेकर के बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो हमारे ट्रेडिशन के अंतर्गत कुछ चेक्स लगाए गए हैं, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, और उन प्रतिबंधों को यह जब मॉडर्न एजुकेशन ध्वस्त कर देता है, खंडित कर देता है, तो ये ईगोज टकराने लगते हैं और तब नेचुरली इंक्लाइंड टू विलफुल एंड प्रिकैरियस फाइट्स। और तब जब ईगोज टकराते हैं, क्यों टकराते हैं ईगोज? क्योंकि कहा गया कि जो हमारे पोटेंशियल वैल्यूज हैं, जो हमारे मूल्य हैं, और पोटेंशियल शब्द मतलब होता है शक्ति, और पोटेंशियल शब्द का अर्थ होता है, मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं। पोटेंशियल शब्द जो है इसका अर्थ होता है, कई अर्थ होता है। अगर हम इसे अंतर्निहित के रूप में लेते हैं, पोटेंशियल को अगर हम अंतर्निहित के रूप में लेते हैं तो इसका सिनोनिम हो जाता है इम्प्लिसिट। पोटेंशियल मीन्स होता है इम्प्लिसिट या इंट्रिंसिक, अंतर्निहित, इंट्रिंसिक। अब पोटेंशियल को यदि हम संभावना के रूप में लेते हैं, पोटेंशियल को यदि हम संभावना के रूप में लेते हैं तो इसका सिनोनिम हो जाता है प्रोस्पेक्ट। और एक जो बहुत कॉमन है आप जानते हैं, पॉसिबिलिटी। तो ये पोटेंशियल का अर्थ होता है, यानी जो हमारे अंतर्निहित, हमारे जो इनबॉर्न वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज हमें जन्मजात प्राप्त हुए हैं, पोटेंशियल मतलब इनबॉर्न भी होता है, जो हमारे अंतर्निहित मूल्य हैं, जिन्हें हमें हमारे माता पिता ने सिखाया है,
उन वैल्यूज़ को जो ड्रॉ फोर्थ करे उसे हम एजुकेशन कहते हैं। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन तो इन सभी चेक्स को जो हमारी परंपराओं के द्वारा हमारे ऊपर लगाया गया है, जो हमारी सुरक्षा करने का काम करता है, जो हमारा रक्षा कवच होता है, अब सेफ गार्ड के बदले हम सीट एंकर का प्रयोग भी कर सकते हैं। सीट एंकर एक कंपाउंड वर्ड है और इसका प्रयोग भी सुरक्षा कवच के रूप में किया जाता है। हम इसके लिए आर्मर का प्रयोग भी कर सकते हैं। आर्मर मतलब ही होता है सुरक्षा कवच। अब यह सेफ गार्ड जब वर्ब का काम करता है तो इसका अर्थ हो जाता है प्रोटेक्ट और एस्कॉर्ट। शब्द तो इतने हैं कि अगर आप याद करें तो विद्वान बन जाएं। अब आपका काम है आप कितना याद कर लेते हैं। तो मैं इसको फिर से बता दूं, एजुकेशन शुड बी ड्राइंग फोर्थ ऑफ पोटेंशियल वैल्यूज। हमारे अंतर्निहित गुणों को एजुकेशन को कैरी करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। इट शुड नॉट बी द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेफ गार्ड्स। यह उन कवचों की बर्बादी वाला नहीं होना चाहिए किनकी दैट ट्रेडिशन प्लेसेज अराउंड यंग ईगोज। जो हमारे ट्रेडिशन ने, हमारी परंपरा ने यंग ईगोज के इर्द गिर्द चारों तरफ स्वाभाविक तौर पर रखा है, क्योंकि वे इंक्लाइंड होते हैं विलफुल और प्रिकेरियस फाइट्स के। यंग ईगोज जो होते हैं वे इच्छुक होते हैं। इंक्लाइंड मीन्स होता है इच्छुक की ओर, तत्पर की ओर झुका हुआ, उन्मुख भी कहते हैं। इंक्लाइंड का एंटोनिम होता है डिसइंक्लाइंड, अनिच्छुक। अब प्रिकेरियस शब्द है, इतने सारे शब्द आपको मिल रहे हैं, अब आपका काम है इसे याद कर लेना। प्रिकेरियस मीन्स होता है संदिग्ध, संदिग्ध, अस्पष्ट, यानी यह हो जाएगा ड्यूबियस, ड्यूबियस, एम्बिग्यूअस। प्रिकेरियस, ड्यूबियस, एम्बिग्यूअस। तो इस पैसेज से संबंधित अब प्रश्नों को हम देखेंगे। पहला प्रश्न है द राइटर यूजेस द टर्म कल्चर टू रेफर टू। अब आपने देखा कि कल्चर के बारे में दो डेफिनेशंस लेखक ने दिए थे। तो ए में कहा जा रहा है द कल्टीवेशन ऑफ ए प्लांट फॉर गॉड नहीं होगा। वंस एक्वेंटेंस विथ लिटरेचर एंड आर्ट, वंस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, द वे ऑफ लाइफ। कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर पीपल लिविंग टुगेदर इन प्लेसेस। दिस इज द बेस्ट आंसर। 1 का आंसर डी होगा। 2 इज द पैसेज सजेस्ट दैट यूनिवर्सल एजुकेशन, जो सार्वभौमिक शिक्षा है, जो यूनिवर्सल एजुकेशन है, उसके बारे में पैसेज कौन सी सलाह दे रहा है, क्या बता रहा है, उसके बारे में पैसेज में क्या कहा जा रहा है। तो इज इन फैक्ट एग्रावेटिंग। एग्रावेट मतलब होता है बिगाड़ देना, बदतर बना देना, चिढ़ा देना, गुस्सा करा देना। इसका सिनोनिम वेक्स होता है, इसका सिनोनिम अन्वय होता है, इसका सिनोनिम एक्सैस्परेट होता है, एक्सैस्परेट होता है। बदतर बनाना भी होता है। कोई आदमी गुस्सा है और उसमें कुछ ऐसा बोले कि वो और उसकी गुस्सा बढ़ गई, तो उसे भी हम एग्रावेट करना कहते हैं। इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स इन। अब यहाँ एक चीज का ध्यान देंगे, का समाधान के लिए सॉल्यूशन ऑफ नहीं लिखना है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, सॉल्यूशन टू लिखना है। सॉल्यूशन ऑफ लिखिएगा तो अर्थ हो जाएगा का घोल, का घोल। जब सॉल्यूशन के बाद ऑफ लगा होगा तो उसका अर्थ का घोल हो जाएगा, समाधान नहीं। वुड प्रिवेंट अस फ्रॉम ट्रांसमिटिंग कल्चर टू द फ्यूचर जनरेशन। यही तो बेस्ट आंसर है कि आज की जो शिक्षा है, जो यूनिवर्सल एजुकेशन है, वह प्रिवेंट कर रही है, रोक रही है हमें ट्रांसमिट करने से, हमारी संस्कृति को फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाने में हमें रोक रही है, प्रिवेंट कर रही है, प्रोहिबिट कर रही है। Question number 3. The culture of a community is said to deteriorate when. किसी कम्युनिटी की संस्कृति, किसी संप्रदाय की संस्कृति कब डिटेरियोरेट होती है? तो आपने पैसेज में पढ़ा था कि जब फैमिली अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करती है, यानी हैंड डाउन कल्चर को नहीं करती है, तब। यानी द फैमिली लाइफ फेल्स टू प्ले इट्स पार्ट। यानी 3 का आंसर जो है वो बी होगा। जब फैमिली अपनी रोल को नहीं निभा पाती है तब ये समस्याएं हमारे सामने आती हैं। नाउ नंबर 4 इज द कल्चर ऑफ ए कम्युनिटी इज ट्रांसमिटेड। किसी कम्युनिटी के कल्चर को संप्रेषित किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, किसके द्वारा? मोर बाय ए स्कूल देन बाय द फैमिली। बिल्कुल गलत। मोर बाय द फैमिली देन बाय द स्कूल, बिल्कुल सही।
फैमिली की अधिक भूमिका होती है कल्चर को ट्रांसमिट करने में। अब ट्रांसमिट करने का एक और शब्द हमें यहाँ याद आ रहा है, इसके लिए हम कन्वे का प्रयोग भी कर सकते हैं। कन्वे मतलब ही भेजना, संप्रेषित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज एजुकेशन इज, एजुकेशन पैसेज के मुताबिक जो पैसेज में कहा जा रहा है वो क्या है? तो जो अभी एजुकेशन की रोल है, जो एजुकेशन इस पैसेज में वर्णित है, वह हमारे वीट को बढ़ाता है, हमारी बुद्धि को बढ़ाता है, न कि हमारे चरित्र को। इसलिए 5 का आंसर ए होगा। आप जानते हैं एनकरेज, एनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना। इनहेरेंट मतलब होता है इनबॉर्न, जो चीज़ें हमें जन्मजात प्राप्त हुई हैं उन्हें हम इनहेरेंट कहते हैं। इनहेरेंट मीन्स इनबॉर्न होता है। अब इसका साइनो भी इम्प्लिसिट होता है, अंतर्निहित। इनहेरेंट यानी जन्मजात। अब इसके लिए भी हम इनबॉर्न का प्रयोग कर सकते हैं, इनग्रेंड का प्रयोग कर सकते हैं। हम इसके लिए इनग्रेंड का प्रयोग कर देंगे। हम इसके लिए इनबॉर्न का, इनबॉर्न हमने लिख दिया है यहाँ पर, इनबॉर्न का प्रयोग करेंगे। जो अंतर्निहित है, जो जन्मजात है, वो इनहेरेंट होता है। इनहेरिट शब्द से यह बना है। जो चीज़ें हम अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त करते हैं उसके लिए हम इनहेरिट का प्रयोग करते हैं, और इसी से यह एडजेक्टिव बनता है, वैल्यूज की विशेषता बता रहा है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन में कॉमन एरर दिया जा रहा है, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिज फादर। यह बिल्कुल ही ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ आप लुक फॉरवर्ड टू देख रहे हैं, और ग्रामर के नियम के अनुसार लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जेरंड आता है। लुक फॉरवर्ड टू किसी भी टेंस में यूज हुआ हो, लुकिंग फॉरवर्ड टू हो, लुक्स फॉरवर्ड टू हो, लुक्ड फॉरवर्ड टू हो, आप जेरंड का ही प्रयोग करेंगे। इसलिए यह जो मीटिंग शब्द यहाँ दिया जा रहा है यह बिल्कुल गलत है। मीट शब्द बिल्कुल गलत है, इसके जगह पर हम मीटिंग का प्रयोग करेंगे। लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जेरंड ही आएगा, और यह बार बार पूछा जाता है, खास करके डिफेंस के एग्जामिनेशन में। तो आप याद कर लेंगे कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जेरंड आता है। नंबर 7, व्हाइल फ्लाइंग ओवर इंडिया वी हैड ग्लिम्सेस ऑफ, ग्लिम्स मीन्स होता है झलक। व्हाइल फ्लाइंग ओवर इंडिया वी हैड ग्लिम्सेज ऑफ, ग्लिम्स मीन्स होता है झलक। इसके लिए हम सिनोनिम ग्लैंस या लुक का प्रयोग करते हैं। ग्लिम्स मीन्स झलक, ग्लैंस मीन्स झलक, लुक मीन्स झलक। तो व्हाइल फ्लाइंग ओवर इंडिया वी हैड ग्लिम्सेज ऑफ द टू सोर्सेज ऑफ हर कल्चर। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके लिए हर का प्रयोग सही माना जाता है, क्योंकि हम भारत को माता कहते हैं। गंगेज एंड हिमालयाज, आप देख रहे हैं गंगेज के पहले द होना चाहिए था और हिमालयाज के पहले भी द होना चाहिए था। इसीलिए आपका आंसर जो है वो सी होगा। गंगेज नदियों के नाम के पहले द लगता है और पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले द लगता है, नहीं दिया गया है। इसलिए 7 का आंसर सी होगा। नाउ वी शुड कम टू क्वेश्चन नंबर 8। शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। बहनों की संख्या यहाँ 3 कही जा रही है। अब यहाँ आपको समझना चाहिए आइदर शब्द का प्रयोग कब करते हैं, और अब यहाँ हम लिख देते हैं फॉर टू, फॉर टू, और इसी के सामने हम लिखेंगे फॉर मोर देन टू। प्रोनाउन में ये चीजें मैं पढ़ाता हूँ, फॉर टू और फॉर मोर देन टू। तो आइदर का प्रयोग 2 के लिए करते हैं, लेकिन संख्या जब 2 से अधिक हो जाए तो हम एनी का प्रयोग करते हैं। वैसे ही नेगेटिव में 2 के लिए नाइदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब संख्या 2 से अधिक हो तो हम वहाँ नन का प्रयोग करते हैं। और इन हर स्थिति में आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। आइदर हो, नाइदर हो, इन सब के साथ वर्ब सिंगुलर ही होता है, एनी हो या नन हो। कुछ लेखक नन के बाद प्लुरल वर्ब की भी चर्चा करते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ हम संख्या 3 देख रहे हैं। अब कई विद्यार्थी यह सोचने लगते हैं कि क्या हम संख्या को 3 से घटा के 2 नहीं करेंगे। नहीं, जो सेंटेंस का स्वभाव है, जो उसकी प्रकृति है, उसमें बदलाव नहीं करना है, ग्रामेटिकल बदलाव करना है। इसलिए यह आइदर जो है यह गलत है। जब संख्या 3 कही गई है तो आइदर का जगह लेगा एनी, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। तो आप देखें आंसर कौन सा होगा, तो 8 का आंसर सी होगा। ये ग्रामेटिकल चीजें हैं, याद करनी चाहिए, इस ट्रिक को आप याद कर लेंगे। 9, वन डे यू विल रिपेंट ओवर व्हाट यू हैव डन। एक दिन तुमने जो कुछ किया है उसके लिए पछताओगे। तो रिपेंट के बाद फॉर होता है, टू रिपेंट फॉर समथिंग। रिपेंट मीन्स पछताना, रिग्रेट मीन्स पछताना। रिपेंट मीन्स पछताना और रिग्रेट मीन्स पछताना। तो इसके लिए प्रेपोजिशन फॉर होता है।
के लिए पछताना, यानी उसके बाद हम फॉर का प्रयोग करेंगे। नाउ अब हमें सिनोनिम बताना है रेंडिशन का। तो रेंडिशन मीन्स होता है प्रदर्शन, रेंडिशन मीन्स होता है प्रदर्शन, और इसके लिए जो शब्द आप देख रहे हैं वो परफॉर्मेंस होगा। रेंडिशन मीन्स प्रदर्शन, परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन, तो एकदम एग्जैक्ट है, कुछ भी सोचने की जरूरत यहां पर नहीं है। अब शब्द है आपका लिजोम। अब क्रिएटिविटी आप जानते हैं रचनात्मकता, क्रिएटिविटी मीन्स रचनात्मकता। क्रिएट से यह बना हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्रिएशन भी नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और क्रिएटिविटी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब शब्द है लिजोम। लिजोम मीन्स होता है लचकदार, लिजोम मीन्स होता है लचकदार। इसका सिनोनिम होगा फ्लेक्सिबल, इसका सिनोनिम होगा प्लायबल, इसका सिनोनिम होगा रेसिलिएंट, रेसिलिएंट। अब शब्द है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब होता है पे टू, गवर्नमेंट मीन्स होता है पे टू। अब पे टू के लिए हम दूसरा शब्द लिखना चाहें तो इट वुड बी वोरासस, इट वुड बी इडासस, इडासस, एंड इट वुड बी ग्लटनस। ये सभी पे टू के लिए यूज होने वाले शब्द हैं। गवर्नमेंट मीन्स होता है पे टू, भूखर, बहुत खाने वाला। अब 11 में वर्ड है कंपंक्शन। कंपंक्शन मीन्स होता है पछतावा। अब रिपेंट, रिग्रेट का ही यह नाउन है, तो इसके लिए शब्द यहाँ दिया गया है रिमोर्स। अब कंपंक्शन के लिए अगर हम दूसरा शब्द आपको बताएं तो रिमोर्स तो यहाँ दिया हुआ ही है, इसके अलावे हम देंगे रिपेंटेंस, रिपेंटेंस, इसके अलावे होगा पेनिटेंस। पेनिटेंस मीन्स पछतावा होता है, रिपेंटेंस मीन्स पछतावा होता है, और पिनांस, हालांकि पिनांस थोड़ा भिन्न है, प्रायश्चित हो जाता है, थोड़ा अलग है, लेकिन इसका भी प्रयोग सिनोनिम के रूप में किया जाता है। अब शब्द है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मीन्स होता है संतोष, सेटिस्फैक्शन मीन्स होता है संतोष, तो इसके लिए दूसरा वर्ड होगा कॉन्टेंटमेंट, कॉन्टेंटमेंट। जील मीन्स होता है उत्साह, जील मीन्स उत्साह होता है, तो ये हो जाएगा इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म। और इस जील मीन्स होता है ईर्ष्या, इस जील मीन्स होता है ईर्ष्या, तो इस ईर्ष्या के लिए दूसरा वर्ड हो जाएगा इन्वी। इस जील का जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो जीलस हो जाता है। इस जील का डिफेंस के एग्जाम में कई बार पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाने को आ जाता है, तो जब हम जील का एडजेक्टिव बनाएंगे तो यह जीलस हो जाएगा, और जब जीलस होगा तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इन्वियस। ऐसे आप शब्द बनाना सीख सकते हैं। अब जील, इसका भी जीलस बनता है, तो इंथुजियाज्म से इंथुजियास्ट हो जाता है, इंथुजियास्टिक हो जाता है। नेक्स्ट वी शुड कम टू एंटोनिम्स एंड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज इम्प्रेसारियो। इम्प्रेसारियो मीन्स होता है आयोजक, वह जो किसी साहित्यिक और संगीत की या नाटक इत्यादि की सभा का आयोजन करता है, उसे इम्प्रेसारियो कहते हैं, आयोजक। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑर्गेनाइजर, लेकिन यहाँ एंटोनिम देना है, फिर भी आप जाने, ऑर्गेनाइजर हो जाएगा, कॉन्वेनर हो जाएगा, ऑर्गेनाइजर या कॉन्वेनर सिनोनिम हो जाएगा। यानी अगर हम साइनो की बात करें तो ये साइनो हो जाएगा, साइनो। लेकिन यहाँ चूंकि एंटो, डेमागॉग मीन्स होता है प्रजानायक, वह जो अपनी बातों से लोगों में उबाल ला दे उसे प्रजानायक, जननायक कहते हैं, डेमागॉग। अपोनेंट, अब चूंकि एंटोनिम देना है तो 12 का आंसर होगा सी, अपोनेंट, यानी वह जो आयोजन इत्यादि का विरोध करे वह अपोनेंट होता है, तो 12 का आंसर सी होगा। सुपरवाइजर मीन्स होता है जिसकी देख रेख में काम हो, एक शब्द में निरीक्षक कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है वन हु पॉसेसेस मेनी टैलेंट्स, वह जिसमें बहुत सी प्रतिभाएं हो, जो बहुत सी प्रतिभाओं को धारण करता हो। पॉसेस मीन्स होता है धारण करना, तो वर्सटाइल होगा।
13 का आंसर ए होगा, क्योंकि वर्सटाइल मीन्स होता है बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति। ही वॉज ए वर्सटाइल जीनियस, यानी वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। बहुत सी प्रतिभाओं को धारण करने वाले को हम वर्सटाइल कहते हैं। एक्सपर्ट मीन्स विशेषज्ञ होता है, आपको मालूम है। स्किल्ड मीन्स होता है कुशल या दक्ष। एक्सपर्ट स्किल्ड सिनोनिम हो जाएंगे। एक बड़ा अच्छा शब्द है यहाँ एग्नोस्टिक। अब एग्नोस्टिक का अर्थ होता है अज्ञेयवादी। अब ये हिंदी बड़ा टफ है। अज्ञेयवादी, अज्ञेयवादी का अर्थ होता है कि वन हु डाउट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्नोस्टिक मीन्स, ये भी वन वर्ड में पूछा जाता है, वन हु डाउट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वह जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करता है उसे हम एग्नोस्टिक कहते हैं। नंबर 14 इज ए थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड। वह चीज़ जिसे हम फील कर सकें और जिसे हम टच कर सकें, यानी जिसे हम महसूस कर सकें और जिसे हम छू सकें, उसे पल्पेबल कहते हैं। PALPABLE। पल्पेबल मीन्स होता है स्पर्शनीय या स्पर्श ग्राह्य। स्पर्शनीय या स्पर्श ग्राह्य, इसका सिनोनिम होता है परसेप्टिबल। परसेप्टिबल यानी जो स्पर्श ग्राह्य है, इसके लिए हम टेंजिबल वर्ड का प्रयोग भी करते हैं। टेंजिबल। अपैरेंट भी हो जाएगा इसका सिनोनिम अगर हम लिखना चाहें तो, क्योंकि जो जिसे हम टच करें वो अपैरेंट तो होगा ही, इविडेंट होगा ही, कॉन्स्पिक्यूअस होगा ही। अब 14 के बी में शब्द है वैंडलिज्म। 14 के बी में शब्द है वैंडलिज्म, और वैंडलिज्म मीन्स होता है, साधारण शब्द में कहें तो गुंडागर्दी। साधारण शब्द में कहें तो गुंडागर्दी, लूटपाट, लूटपाट, तोड़फोड़। क्या है वैंडलिज्म? तो इसे जो शब्द है यह रूट वर्ड के रूप में वैंडल है। तो वैंडल उसको कहते हैं जो हुलिगन है। गुंडा, आवारा, हुलिगन। अब वैंडलिज्म जैसे बन गया वैसे हुलिगन से बन जाएगा हुलिगनिज्म। सैबोटेज, सैबोटेज यानी वैंडलिज्म क्या है? तो आप देखते होंगे कुछ उपद्रवी टाइप के लोग सरकारी कार्यालयों में या निजी कार्यालयों में जाकर के और वहाँ गुंडागर्दी करते हैं, लूटपाट मचाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तो उनकी एक्टिविटी, उनका जो एक्ट है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यह ISM लगा है, तो उनके एक्ट को वैंडलिज्म कहते हैं और उन्हें वैंडल कहते हैं। वे वैंडल होते हैं और उनका एक्ट जो है वो वैंडलिज्म होता है। अब इसमें शब्द है ट्रांसपेरेंट। आपको मालूम है पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी। 15 में इडियम्स एंड फ्रेजेज है। टॉप डॉग मीन्स होता है इंपॉर्टेंट पर्सन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ दिया हुआ है, इसलिए 15 का आंसर डी होगा। टॉप डॉग मतलब होता है वह जो किसी कार्यालय इत्यादि में ऊंचली कुर्सी पर, सबसे ऊंची कुर्सी पर विराजमान है, आसीन है, वह व्यक्ति टॉप डॉग कहलाता है। तो इसमें जो दिया गया है इसके अनुसार आंसर 15 का डी होगा। हैविंग वंस हेड इन द क्लाउड्स, इस इडियम का अर्थ होता है ख्याली पुलाव पकाना। हिंदी लिखने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, हैंडराइटिंग के लिए क्षमा करेंगे आप। ख्याली पुलाव पकाना, इस पर लिखने में अभी हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, नया नया सीख रहा हूँ, आप सबों का सहयोग चाहिए। हैविंग वंस हेड इन द क्लाउड्स, ख्याली पुलाव पकाना यानी डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग दिन में स्वप्न देखना, दिवा स्वप्न, तो टू बी इंगेज्ड इन डे ड्रीमिंग यानी 16 का आंसर ए होगा। अब 17 है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये तो बड़ा ही इजी होता है। आई सॉ हिम कंडक्टिंग द एग्जाम, तो इसका सही होगा कि आई सॉ। देखिए इसे मैं बताता हूँ नंबरिंग करके अपने क्लासरूम में। 1 नंबर में आई सॉ, 2 नंबर में द एग्जाम। I saw the exam being conducted. I saw the exam being conducted by him. ऐसे बनता है यह। I saw the exam being conducted by him। कहाँ दिया गया है? आंसर 17 का बी होगा।
18 में ही caught a bird and killed it, तो बेहतर होगा हम ऐसे बनाएं a bird was caught। अब चूंकि सेम टेंस में है इसलिए बार बार was नहीं लगाएंगे। a bird was caught and killed by him, a bird was caught and killed by him, a bird was caught and killed by him, आंसर ए होगा। अब हम ऐसे भी लिख सकते थे कि a bird was caught and it was killed by him, लेकिन वो ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, कोई एक ही दिया जाता है, तो 18 का आंसर ए होगा। 19 में इनडायरेक्ट स्पीच है, she said to the boys I can't do it without your help, तो she told the boys होगा, she told the boys that she couldn't do it without their help, she told the boys that she couldn't do it without their help, she said to the boys हो सकता है, she told the boys that she can कर दिया गया, नहीं होगा, she told the boys that they नहीं होगा, यहाँ आंसर होगा बी। he said to his son don't make a noise, don't वाले वाक्यों को कैसे बनाएं, तो यह इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। इसे समझना पड़ता है कि रिक्वेस्ट को दर्शा रहा है, कि यह ऑर्डर को दर्शा रहा है, कि सजेशन को दर्शा रहा है। डोंट मेक ए नॉइज ये निश्चित तौर पर आदेश है, शोर मत मचाओ, तो ही फॉरबेड हिज सन, सन है, ही फॉरबेड हिज सन नॉट। अब फॉरबेड के साथ नॉट लगाना अपने आप में एरर है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। फॉरबेड के साथ, प्रिवेंट के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रोहिबिट के साथ नॉट नहीं लगाते हैं, डिनाई के साथ नॉट नहीं लगाते हैं। तो ही ऑर्डर्ड हिज सन टू, अगर नॉट टू देते तब सही होता, यह भी गलत। ही प्रिवेंटेड हिज सन फ्रॉम मेकिंग ए नॉइज, बिल्कुल सही है। ही प्रोहिबिटेड हिज सन टू मेक, अब यहाँ आप देख रहे हैं प्रोहिबिट के बाद टू लगा दिए गए, बिल्कुल गलत। ये ट्रिक आप याद कर लेंगे, कहीं भी अगर आप वाक्य में इसे यूज करते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं या सेंटेंस में पाते हैं, एरर में पाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पाते हैं, तो याद रखें कि प्रोहिबिट के बाद अगर एक्टिव में आता है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, और ऑब्जेक्ट के बाद फ्रॉम रहता है, फिर फ्रॉम के बाद जेरन रहता है, फ्रॉम रहता है और उस फ्रॉम के बाद जेरन रहता है। अगर पैसिव में आता है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, और प्रिवेंट और प्रोहिबिट के बाद जेरंड आ जाता है। तो इस तरह से इस सेट 7 को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो विद दैट इट इज़ ओवर नाउ। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगता है तो शेयर जरूर करें और कुछ अच्छे कमेंट्स जरूर लिखें। ओके, थैंक यू वेरी मच।